नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न। भाग ये 13वां है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है? यानी कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो व्यंग्य पर आधारित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियां, अपनी अपनी बीमारी। इसमें से जो हमारे प्रश्न का उत्तर है उसमें ये 2 ऑप्शन आएंगे। पहला है जीप पर सवार इल्लियां और दूसरा है अपनी अपनी बीमारी। लेकिन इसके साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये रचनाएं किसकी है। तो जो भूलने के विरुद्ध रचना है ये रमेश चंद्र शाह की रचना है। आप ये ध्यान में रखें, रमेश चंद्र शाह हैं इसके रचयिता। जीप पर सवार इल्लियां ये शरद जोशी की रचना है और कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। अपनी अपनी बीमारी ये हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई। इसके बाद निषाद बांसुरी की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? ये कुबेर नाथ राय की रचना है, निषाद बांसुरी। लेकिन हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो ये दोनों रचनाएं हैं। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा कि बी और सी सही है। यानी मान लीजिए ए ऑप्शन है, ए में ए और बी सही है। बी ऑप्शन में कुछ इस तरह से रहेगा कि बी और सी सही है, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। क्योंकि नीचे ऑप्शन के अनुसार ये दिया रहता है, यहाँ पर मैं आपको सीधे तरीके से प्रश्न करवा रही हूँ तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं बनाए। आप ये ध्यान दें कि इसमें 2 व्यंग्य रचनाएं आएगी, जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। लेकिन इसके साथ आप ये भी जानें कि भूलने के विरुद्ध रचना किसकी है? रमेश चंद्र शाह की। इसके रचयिता कौन है? शरद जोशी। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई की। और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय की महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन ये व्यंग्य रचनाएं नहीं है। भूलने के विरुद्ध और निषाद बांसुरी ये व्यंग्य रचनाएं नहीं है। दूसरा हमारा प्रश्न है, आचार्यों का सही कालक्रम हमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने कालक्रम के अनुसार ही लगाया है। दंडी है तो दंडी 6वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य माना गया है दंडी को। इनकी महत्वपूर्ण रचना है काव्य शास्त्र। उसके बाद आनंदवर्धन की अगर बात करें तो ये 9वीं शताब्दी के आसपास माने गए हैं। कुंतक की बात करें तो लगभग 10वीं शताब्दी इनको माना गया है। और कुंतक के पश्चात आते हैं रुयक। इनका सन मुझे नहीं मिला, जब मिलेगा तो मैं अन्य किसी प्रश्न में इसको करवा दूंगी। इनकी सन और ईस्वी मैं नहीं ढूंढ पाई तो इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन इनका जो क्रम है रुयक ये कुंतक के पश्चात आएंगे। तो सबसे पहले दंडी है, दूसरे आनंदवर्धन, तीसरे यहाँ पर कुंतक रहेंगे और चौथे नंबर पर रुयक। इसी क्रमानुसार इनको आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? यानी हेमचंद्र की रचना है शब्दानुशासन और ये किस तरह का ग्रंथ है इसके बारे में हमें बताना है। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है और ये एक व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। यानी एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका व्याकरण ग्रंथों में। और जो हेमचंद्र है इनको संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण कर्ता भी माने गए हैं। यानी व्याकरण के जानकार हैं ये, संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण इनको माना गया है कि ये व्याकरण के जानकार हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि ये संस्कृत के अंतिम जानकार हैं। इसके साथ आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि इनका जो जन्म है संवत 1145 को हुआ और इनकी मृत्यु संवत 1229 ईस्वी में स्वीकार की गई है। यानी इनका समय काल, इससे आपको पता चल जाएगा कि इनका समय काल कब से कब तक है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि इनका जो शब्दानुशासन जो इनकी रचना है ये किस पर आधारित है? देखिए, शब्द और अनुशासन, तो ये शब्दों का अनुशासन कहाँ होता है? व्याकरण में। इसीलिए आप ये बहुत आसानी से ध्यान में रख पाएंगे कि ये व्याकरण का ग्रंथ है, यानी व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, ये किसने लिखा है? ये कथन किस आलोचक ने और किसके बारे में? ये हमें बताना है कि ये पंक्ति किसने और किसके बारे में कही है। देखिए, ये पंक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कही थी। किसके बारे में? बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में आपको पहले भी थोड़ा पता होगा कि इन्होंने जो शिव शंभू का चिट्ठा है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बाल मुकुंद गुप्त की और ये हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा था, क्या कहा था? कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति
लिखता था, और वो कौन? बाल मुकुंद गुप्त। तो ये द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं, किसके बारे में है? गुप्त जी के बारे में है, लेकिन गुप्त जी यहाँ मैथिली शरण गुप्त नहीं, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी हमें क्या ढूंढना है? जो कथन सही है वो ढूंढना है। तो आइए पहला कथन देखते हैं, भारत भारती की रचना मुस्दसे मद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई। तो ये बिल्कुल सही है। भारत भारती की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। और कब की थी? ये 1912 से 13 के बीच में इसकी रचना इन्होंने की। और इसकी रचना किससे प्रेरित है? ये किससे प्रेरणा ली? तो ये मुद्दसे मद्दो जजे से इसकी प्रेरणा ली थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में ये कृति विफल रही। तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो ये हमारे उत्तर में शामिल नहीं होगा। अगला है, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला है, इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये बिल्कुल गलत कथन है। भारत भारती में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? जो पहला और तीसरा है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। पहला और तीसरा, या ए और सी को हम मान सकते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? ए और सी, ये दोनों ऑप्शन जिसमें हो वही हमारा उत्तर सही होगा। हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? यानी नोवेल के लिए उपन्यास का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? देखिए, जो उपन्यास साहित्य है इसका आगमन किस युग में हुआ था? भारतेंदु हरीशचंद्र के युग में हुआ था। यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में उपन्यास विधा का आगमन हुआ। तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने ही नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था। यहाँ पर थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आसान सा प्रश्न है। 4 नाम हमें मिले हुए हैं, तो चारों के हम जन्म काल के बारे में यहाँ जान लेते हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो इनका जन्म सन 1864 रहेगा। भारतेंदु हरीशचंद्र की बात करें तो 1850। प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात करें तो 1904 ईस्वी। और बाल कृष्ण भट्ट की बात करें तो ये 1844 ईस्वी। तो इनमें बाल कृष्ण भट्ट सबसे बड़े हैं। और इसके साथ साथ आप इनका क्रम भी बना सकते हैं। इनको पहले क्रम पर बाल कृष्ण भट्ट को रखते हैं, दूसरे क्रम पर भारतेंदु हरीशचंद्र, फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथे नंबर पर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। तो जन्म काल के अनुसार इनका क्रम भी आपको इस तरह से याद हो जाएगा। प्रेमचंद की किन कहानियों से देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? प्रेमचंद की कहानियां हैं, लेकिन इनमें हमें यह ढूंढना है कि किस कहानी में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां की राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है। तो इसमें हमारा जो उत्तर रहेगा, पहला है रियासत का दीवान और दूसरी है शतरंज के खिलाड़ी। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे उत्तर के लिए सही है। यहाँ थोड़ा और जान लेते हैं। जो रियासत का दीवान है ये 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और किसमें? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी रियासत का दीवान। हो सकता है इतना डीपली ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी जब हमारे पास ऑप्शन है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद पंच परमेश्वर की अगर बात करें तो ये 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये इम्पोर्टेंट कहानी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि पंच परमेश्वर कहानी 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी की रचना 1924 ईस्वी में की गई, लेकिन इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। किसमें? माधुरी नामक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। रचना काल इसका 1924 ईस्वी है। उसके बाद आती है बड़े भाई साहब। इसका रचना काल 1910 ईस्वी है। किसका? बड़े भाई साहब का। बड़े भाई साहब के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार माने गए हैं। कहानीकार, उपन्यास के रूप में इन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया है, और इनका जन्म 1980 ईस्वी में हुआ। कब? 31 जुलाई को। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। कब? 8 अक्टूबर को। ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी 1980 से 1936 तक इनका जीवन रहा।
1936 बहुत महत्वपूर्ण है, कफन कहानी हम इसमें करते हैं, गोदान उपन्यास हम इसमें करते हैं। तो 1936 प्रेमचंद के साथ जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण अंक है, ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पर हम कर चुके हैं 4 कहानियां, चारों कहानियों के प्रकाशन वर्ष हमारे पास हैं। तो अगर क्रम से आ जाती है तब भी हमें पता है कि सबसे पहले क्रम पर बड़े भाई साहब आएगी, दूसरे नंबर पर पंच परमेश्वर, तीसरे नंबर पर शतरंज के खिलाड़ी और चौथे नंबर पर रियासत का दीवान। तो क्रम से भी हम इसको लगा पाएंगे। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? देखिए, आनंदवर्धन काव्य शास्त्र में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने किस काव्य को ध्वनि कहा है, ये हमें जानना है। तो एक जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर उसके अर्थ को प्रतिपादन करें, उसे कहा है। जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, उसे कहा है। यहाँ जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, उसे कहा है। या जहां अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। देखिए, इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो तीसरा ऑप्शन रहेगा। ये क्या मानते हैं आनंदवर्धन कि शब्द और अर्थ दोनों अपने अपने अर्थ का उत्सर्जन करें, ना कोई सत्ता में ऊपर है ना कोई सत्ता में गौण है, यानी ना कोई प्रधान है ना कोई गौण है, बल्कि दोनों अपने अपने अर्थ को बताए और उसकी व्यंग्यार्थ में अभिव्यक्त करे, उसे व्यंग्य के अर्थ में उसको अभिव्यक्ति दे, उसे ये क्या मानते हैं? काव्य की ध्वनि स्वीकार करते हैं। आनंदवर्धन के बारे में मैं विस्तार से आपको कभी करवाऊंगी तो इनके बारे में बताऊंगी। अभी इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो रचनाएं हैं मैंने उनके लेखकों के साथ या रचनाकारों के साथ ही उसको लिखा है, ताकि आपको सुमेलित करने में ज़्यादा समय ना लगाना पड़े, बल्कि आपको ये याद रहे कि वीरों का कैसा हो वसंत, ये रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार या कवित्री रही हैं ये, और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की कवित्री हैं। उसके बाद कैदी और कोकिला की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। और इन सभी कविताओं का जो मुख्य विषय है वो क्रांति है, क्रांतिकारी विचारों से परिपूर्ण है ये कविताएं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की ये महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर मैंने सुमेलित करके ही लिखा है ताकि आप इसको आसानी से याद कर पाएं। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। अंधेर नगरी नाटक किसका है? ये भारतेंदु हरीशचंद्र का नाटक है। आप सब इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारतेंदु हरीशचंद्र का ये नाटक है और ये 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब यहाँ पर अंतिम दृश्य, यानी इसमें कई दृश्य हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुल 6 दृश्य है इस नाटक में। हमें अंतिम दृश्य की बात करनी है यहाँ पर। तो अंतिम दृश्य की अगर बात करें तो उत्तर हमारा रहेगा चौथा जो ऑप्शन है, यानी शमशान है। अंधेर नगरी नाटक में अंतिम दृश्य क्या है? शमशान का है। देखिए, इसमें जो प्रथम दृश्य की अगर बात करें तो पहले दृश्य में जो गुरु है वो अपने चेले को इसके 2 चेले हैं, उन चेलों को लोभ के बुरे परिणामों के बारे में बताते हैं। ये कहाँ है? पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य कहाँ का है? ये बाजार का दृश्य है, जहाँ पर दोनों चेले चले जाते हैं, नारायण राम और गोवर्धन दास हैं। तीसरा जो है वो जब गोवर्धन दास और वो वापिस आते हैं चेले गुरु के पास, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर इस बाजार में सारी ही चीजें एक समान दाम पर मिल रही हैं। गुरु को जब इस बात का पता चलता है तो तीसरे दृश्य में गुरु उसे इस नगरी को त्यागने के लिए कहता है, यानी नगरी को त्याग करके यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। नारायण दास तो बात मान लेता है, लेकिन जो दूसरा चेला है गोवर्धन, वो बात नहीं मानता और वो उसी नगरी में रहना पसंद करता है। चौथा दृश्य दरबार का है, जब एक बकरी मर जाती है और दरबार में सभा बुलाई जाती है। और पांचवा जो दृश्य है वो गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है, यानी उसको बकरी की मौत का जिम्मेदार माना जाता है और गोवर्धन दास को फांसी की सजा पांचवें दृश्य में सुनाई जाती है। और इसके बाद जो छठा दृश्य है वो किसका है? वो शमशान का दृश्य है, जहां पर गोवर्धन दास का गुरु पहुंच जाता है और वो गोवर्धन दास को एक
तरकीब बताता है कि उसके कान में कुछ कहेगा तो गोवर्धन दास चिल्लाने लगता है कि उसे तो अभी मृत्यु चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत शुभ घड़ी है। और जब राजा को इस बात में पता चलता है तो राजा कहता है कि अगर शुभ घड़ी है तो गोवर्धन दास क्यों फांसी चढ़े, वैकुंठ लोक तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ। और राजा फांसी पर चढ़ जाता है। गुरु अपने शिष्य को बचाने में कामयाब हो जाता है। यानी ये तत्कालीन जो व्यवस्था थी उस पर करारा व्यंग्य किया गया है अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से। जो इस समय राजनीतिक दुर्दशा है उसके बारे में, या उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस पर करारा व्यंग्य किया है भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से। तो ये 6 दृश्य इसमें है जो इस नाटक को महत्वपूर्ण बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? हमें यहाँ पर क्या बतानी है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज, ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की बोली है। जबकि जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली ना होकर ये किसकी बोली है? बिहारी हिंदी की बोली है। और बिहारी हिंदी की मगही के साथ साथ 2 अन्य बोलियां और कौन सी है? वो है मैथिली, मैथिली और इसके साथ साथ भोजपुरी। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये तीनों ही कौन सी हिंदी है? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी। कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज भाषा ये किसके अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। जो ये काव्य रचनाएं हैं इनको क्रम से हमें लिखना है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, और ये कब लिखी गई? 1925 में। आप ये ध्यान में रखेंगे किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1925 इसका रचना काल है। पल्लव की अगर बात करें तो इसका रचना काल 1928 है। और किसकी रचना है? ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। फिर बात करते हैं स्वपन की। जो स्वपन है ये खंड काव्य है, राम नरेश त्रिपाठी का ये काव्य है और इसका रचना काल है 1929। किसका है ये? त्रिपाठी जी का काव्य है, राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद साकेत। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका रचना काल है 1931। तो इनका क्रम यही रहेगा, पहले नंबर पर आंसू, पल्लव, स्वपन और साकेत। और इनके रचनाकारों का भी आपको पता होना चाहिए ताकि क्रम से जब आते हैं तो आपको ध्यान में रहे। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? देखिए, ये हमारे पास जो उपन्यास है, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती और निस्सहाय हिंदू, ये उपन्यास है। अब अगर इनकी बात करें तो देवरानी जेठानी की कहानी ये किसकी रचना है? ये 1870 में लिखी गई और ये रचना किसकी है? ये है पंडित गौरी दत्त की, गौरी दत्त की। वामा शिक्षक की अगर बात करें तो ये 1872 में लिखी गई और ये किसकी है? मुंशी ईश्वरी प्रसाद की, ईश्वरी प्रसाद की रचना है ये। भाग्यवती की अगर बात करें तो भाग्यवती 1877 की है, सब जानते हैं किसकी है ये? श्रद्धा राम फिलोरी की ये रचना है। निस्सहाय हिंदू की अगर बात करें तो 1881 इसका रचना काल है और ये किसकी है? राधा कृष्ण दास की ये रचना है, राधा कृष्ण दास। अब जो इसमें हमारा प्रश्न है वो क्या है कि सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिए की कथा किस उपन्यास में है? तो हमें ये पता है कि देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है पंडित गौरी दत्त का, इसमें जो सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिए की कहानी को इन्होंने बुना है देवरानी जेठानी की कहानी में। ये सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया है जो इस कहानी में एक मुख्य पात्र के रूप में इन्होंने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वामा शिक्षक किसकी कहानी है, भाग्यवती किसकी कहानी है और निस्सहाय हिंदू किसकी कहानी है। कई बार क्रम में भी पूछ लिया जाता है तो इनका क्रम भी आपको ये यहाँ से आप इसको ध्यान में रख पाएंगे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, आत्मकथाएं हैं। सबसे पहली है हादसे। हादसे किसकी आत्मकथा है? ये रमणिका गुप्ता की है। मैंने इनके लेखकों के साथ ही इसे लगाया है, इसलिए आप पजल ना हो। हादसे किसकी है? रमणिका गुप्ता की ही रचना है और ये कब लिखी इन्होंने? 2005 में इसकी
रचना हुई। उसके बाद है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की रचना है और इसका रचना काल है 2002। इसके बाद बात करें शिकंजे का दर्द, ये सुशील टांक भोरे की रचना है और सुशीला टांक भोरे है ये, और इसका जो रचना काल है 2011 है। और उसके बाद जूठन की अगर बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है और किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना है और 1997 ईस्वी इसका रचना काल है। तो यहाँ पर ये क्रम से ही मैंने लगाई है, आप इनका रचना काल भी यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।